तो पिछली बार हमने गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति और उनकी स्थापना उस पर बात की थी। जी हाँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और इस वंश की सबसे पुरानी और शायद सबसे अहम शाखा मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों पर थोड़ी बारीकी से नजर डालते हैं। बिल्कुल। और देखिए, मोहनौत, नैन्सी जैसे कई स्रोत हैं जो बताते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों की कई शाखाएं थीं। संख्या पर थोड़ी बहस है, पर मंडौर शाखा, हाँ, वो निर्विवाद रूप से सबसे पुरानी और प्रभावशाली मानी जाती है। अच्छा। और उनकी कुलदेवी जोधपुर की चामुंडा माता थी, ये भी एक जरूरी बात है। तो आज हम मंडोर शाखा के जो शुरुआती शासक थे उनके दौर को खंगालेंगे, मतलब घटियाला शिलालेख और जो दूसरे ऐतिहासिक स्रोत हैं उनके आधार पर। जी, और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने इस वंश की नींव को मजबूत किया। चलिए तो शुरू करते हैं एकदम जड़ से। हाँ। हरिश्चंद्र से। सुनने में आता है कि वो एक विद्वान ब्राह्मण थे, रोहिल भी कहा गया उन्हें। हाँ, रोहिल, जिसका शायद मतलब है योग साधना में माहिर। उन्हें प्रतिहारों का आदि पुरुष या गुरु भी मानते हैं। और एक दिलचस्प बात है, उनकी 2 पत्नियों का जिक्र है ना। हाँ बिल्कुल। एक ब्राह्मण पत्नी थी जिनसे जन्मे वंशज ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए, और दूसरी क्षत्राणी पत्नी भद्रा, जिनसे जन्मे पुत्र क्षत्रिय प्रतिहार। अच्छा। और इन्हीं क्षत्रिय पुत्रों भोगभट, कद्दक, रज्जिल और दह, इन चारों ने मिलकर मंडौर, मतलब उस जमाने का मांडव्यपुर, उसको जीता। हाँ। और वहां फिर किलेबंदी करवाई। यहीं से समझिए लगभग 6ठी शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की एक राजनीतिक शुरुआत हुई। यानी हरिश्चंद्र ने एक तरह से वैचारिक नींव रखी और बेटों ने उसे जमीनी हकीकत बना दिया। तो फिर मंडोर शाखा की जो औपचारिक स्थापना है उसका श्रेय किसको दें? इसका श्रेय जाता है हरिश्चंद्र के तीसरे बेटे रज्जिल को। लगभग 560 ईस्वी के आसपास उन्होंने मंडौर को अपनी राजधानी बनाया और इस शाखा की विधिवत शुरुआत की। 560 ईस्वी? जी। और उन्होंने राजसूय यज्ञ भी किया। ये उस दौर में मतलब शासक की बढ़ती ताकत और शाही महत्वाकांक्षा का एक बड़ा संकेत माना जाता था। राजसूय यज्ञ, ये तो वाकई उनकी शक्ति का साफ संकेत है। और उन्होंने रोहिन स्तूप, यानी आज का घटियाला, वहां महामंडलेश्वर महादेव मंदिर भी बनवाया। राजा की उपाधि भी मिली उन्हें। हाँ बिल्कुल। और ये भी जानना दिलचस्प है कि जहां रज्जिल राज्य स्थापित कर रहे थे, उनके भाई भोगभट, कद्दक और दह, उन्होंने बाद में तपस्या का रास्ता चुन लिया और मुक्ति के लिए हिमालय चले गए। ऐसा हरिवंश महाकाव्य में लिखा मिलता है। अरे वाह, मतलब एक ही पीढ़ी में राज्य और वैराग्य, दोनों रास्ते दिखते हैं। जी। अच्छा, रज्जिल ने तो काफी मजबूत नींव रखी, तो उनके जो उत्तराधिकारी हुए नरभट्ट, क्या उन्होंने भी उसी तरह के राज्य महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाया? नरभट्ट का जोर थोड़ा सा अलग था। उन्होंने पिल्लापल्ली की उपाधि ली थी। पिल्लापल्ली? हाँ, जिसका मतलब है गुरुओं और ब्राह्मणों का पोषण करने वाला, उनका संरक्षक। उन्होंने भी रोहिन स्तूप में एक विष्णु मंदिर बनवाया, तो उनका धार्मिक रुझान दिखता है इससे। और नरभट्ट के बाद आए नागभट्ट प्रथम, नाहड़ भी कहते थे उन्हें। इनके बारे में कहा जाता है कि ये काफी महत्वाकांक्षी थे। इन्होंने विस्तार पर ध्यान दिया। बिल्कुल। नागभट्ट प्रथम जो थे, वो मंडोर से निकलकर उन्होंने मेड़ता यानी मेडंतकपुर उसे जीता और उसको अपनी राजधानी बना लिया। अच्छा, राजधानी बदल दी? हाँ, ये सिर्फ एक जगह का बदलाव नहीं था। शायद ये मंडोर के जो पुराने कुलीन वर्ग थे, उनसे अलग अपनी शक्ति का एक नया केंद्र बनाने की कोशिश थी। ओके। और शिलालेखों में तो उन्हें राम का प्रतिहार भी कहा गया है। ये उपाधि शायद उनके पराक्रम और इस सोच को मजबूत करती है कि वो एक रक्षक की भूमिका में थे। राम का प्रतिहार। तो नागभट्ट ने विस्तार पर जोर दिया, राजधानी बदली, लेकिन उनके बाद जो तात आए, उन्होंने तो बिल्कुल ही अलग रास्ता चुन लिया। हाँ, तात का जीवन और उनका अंत दोनों ही ध्यान खींचते हैं। उन्होंने राजपाट अपने छोटे भाई भोज को सौंप दिया और खुद शिव आराधना में लग गए। अच्छा। और अंत में जल समाधि ले ली। ये शासक के जीवन में आध्यात्मिक खोज का एक चरम उदाहरण है। जल समाधि। और फिर भोज, जिन्हें राजपाट मिला, उन्होंने भी शासन नहीं किया, वैराग्य का मार्ग चुन लिया। सही कहा। भोज ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और राजपाट अपने भतीजे यानी तात के बेटे यशोवर्धन को सौंप दिया। तो मतलब सत्ता त्यागने की भी एक तरह की परंपरा सी दिख रही है। हाँ, कुछ हद तक। फिर यशोवर्धन ने शासन संभाला और उन्होंने भागवत धर्म को संरक्षण दिया। मंडोर में पानी की व्यवस्था के लिए कुएं, तालाब बनवाना, सूर्य कुंड बनवाना, गौ सेवा समिति की स्थापना करना, ये सब काम उनके लोक कल्याण और धार्मिक झुकाव को दिखाते हैं। यशोवर्धन के बाद उनके पोते शिल्लूक ने
फिर से राज्य विस्तार की नीति अपनाई है। हाँ जी हाँ। शिलूक ने वल्लमंडल, जो जैसलमेर का इलाका था, वहां के शासक देवराज भाटी को हराया और त्रावणी क्षेत्र भी जीता। अच्छा। और उन्होंने जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर भी बनवाया। तो यहाँ फिर से देखिए, शौर्य और धर्म साथ साथ दिख रहे हैं। और इस शुरुआती दौर के शासकों की कड़ी में जो आखिरी नाम आता है वो है झोट प्रतिहार का। वो किस लिए जाने जाते हैं? झोट प्रतिहार, जो शीलूक के बेटे थे, वो अपनी कला और संगीत की समझ के लिए जाने जाते हैं। वो शायद प्रतिहार शासकों में अकेले वीणा वादक थे। वीणा वादक? अच्छा जी। उन्होंने रावल जाति को दरबारी भी नियुक्त किया और अंत में उन्होंने भी गंगा में जाकर मुक्ति प्राप्त की। तो यहाँ कला और आध्यात्मिकता का एक मेल दिखता है। तो आज हमने मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों की ये जो शुरुआती पीढ़ी थी, हरिश्चंद्र से लेकर झोट प्रतिहार तक, उनको देखा। ये तो साफ है कि इस शाखा ने सिर्फ राज्य का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि धर्म, कला, लोक कल्याण जैसे कई पहलुओं को छुआ। बिल्कुल। और हर शासक का अपना एक अलग ही चरित्र, एक अलग पहचान उभर कर आती है। कोई साम्राज्य बना रहा है, कोई तपस्वी बन रहा है, कोई कला का संरक्षक है, कोई लोक कल्याण पर जोर दे रहा है। हाँ। शासकों के जीवन का अंत भी कितना अलग अलग है। युद्ध, तपस्या, जल समाधि, गंगा में देह त्याग। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि उस जमाने में शासक की भूमिका कितनी बहुआयामी थी। उसमें शौर्य भी था, कूटनीति भी, धर्म, कला, प्रजा की देखभाल, सब कुछ शामिल था। सही कहा। और मंडोर शाखा का इतिहास आगे और भी दिलचस्प होता जाता है। लेकिन आज की चर्चा से ये सवाल जरूर मन में आता है कि क्या किसी शासक का व्यक्तिगत रुझान, चाहे वो युद्ध की तरफ हो, धर्म की तरफ हो या कला की तरफ, वो उस राज्य की पूरी दिशा को निर्णायक रूप से बदल सकता था? इस पर सोचा